ओके, वीनस ड्रेनेज हमने पढ़ा था थोरेसिक कैविटी की, ठीक है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बैक ऑफ द चेस्ट वॉल है। सिर्फ इतना याद रखें कि बैक ऑफ द चेस्ट से जितना भी वापस ब्लड है वो एजाइगस वेन में जाता है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजाइगस वेन हमेशा राइट साइड पे बनती है, हीमी एजाइगस वेन लेफ्ट साइड पे बनती है, ठीक है। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज मेडिएस्टिनम। व्हाट इज मेंट बाय मेडिएस्टिनम, इसके अंदर कौन कौन सी कंटेंट्स है और इसकी बाउंड्रीज क्या है, जिसको हम बॉर्डर्स भी कहते हैं। मेडिएस्टिनम के बारे में याद रखें, इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू लंग्स। ये दो लंग्स के दरमियान स्पेस को कहते हैं जहाँ पे मेनली हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेके इट इज़ द स्पेस बिटवीन, इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, it is the space between two lungs where mainly heart is present. This is known as mediastinum, ठीक है। इसको mediastinum कहते हैं। मतलब दो लंग्स के दरमियान स्पेस है जहाँ पे मेनली हार्ट प्रेजेंट होता है, उस पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम कहते हैं। मेडिएस्टिनम जो स्पेस है ना, इट इज़ अ मोबाइल स्पेस, मतलब ये मूवेबल है। इस पे अगर प्रेशर बढ़ जाए ना लंग्स की तरफ से, तो ये हम दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं, मिसप्लेस कर सकते हैं। मेडिएस्टिनम एक फिक्स जगह नहीं है, मतलब ये स्पेस है जिसमें हार्ट पड़ा है, तो अगर कार्डियोमेगेली हो जाए या लंग्स में पानी भर जाए, लेफ्ट साइड लंग में अगर पानी भर जाए तो वो राइट साइड लंग पे प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, तो फिर हार्ट डिस्प्लेस होने की चांसेस है कि नहीं। तो जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे वो हम स्टेप 3 में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसकी पिक्चर हम चलाएंगे, तो उसमें हमने फिर ये देखना होगा कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हार्ट अपोजिट साइड डिस्प्लेस होता है और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हार्ट सेम साइड पे डिस्प्लेस होता है। वैसे जो हार्ट है वो दो लंग्स के दरमियान मिड में होना चाहिए। अगर पैथोलॉजी राइट पे है तो उसकी प्रेशर की वजह से हार्ट किस साइड पे जा सकती है, लेफ्ट साइड पे। और हार्ट का जाना इनडायरेक्टली किस चीज़ का मिसप्लेस होना है, मेडिएस्टिनम। तो सिर्फ एक पॉइंट लेके, इट इज़ मोबाइल इन नेचर। मोबाइल मीन कि इसमें मूवेबल है, तो ये मेडिएस्टिनम फिक्स एरिया नहीं है, इट इज़ मोबाइल इन नेचर। और इस एक छोटी सी सेंटेंस की वजह से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिनिकली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मेडिएस्टिनम अपोजिट साइड डिस्प्लेस होती है और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मेडिएस्टिनम सेम साइड पे डिस्प्लेस होती है, वो पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखें कि मेडिएस्टिनम कौन सा नेचर का है, मोबाइल नेचर का है, ठीक है। अब लेके डिवीजन्स कि मेडिएस्टिनम की कितनी डिवीजन है। मेडिएस्टिनम आर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स या टू टाइप्स, सुपीरियर मेडिएस्टिनम एंड इंफीरियर मेडिएस्टिनम, ठीक है। तो इट हैज़, वो स्टर्नल एंगल का कंसेप्ट याद है कि नहीं, वहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते थे, उसके ऊपर सुपीरियर मेडिएस्टिनम बनता था और नीचे इंफीरियर। इट हैज़ मेनली टू डिवीजन्स, ठीक है। इसके जनाब दो डिवीजन हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह एक लाइन ड्रा करें, पहले आप लोग लिख ले, आखिर में फिर प्रूफ करूँगा कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बताए शाबाश। नंबर फर्स्ट इज सुपीरियर मेडिएस्टिनम, सुपीरियर मेडिएस्टिनम, और यहाँ पे क्या लिखना है, इंफीरियर मेडिएस्टिनम, इस तरह है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर मेडिएस्टिनम। मेजर तो ये दो है, ठीक है, वो हम किस बेस पे करते हैं वो भी हम प्रूफ करेंगे आगे। लेकिन मेडिएस्टिनम की अपनी जो प्राइमरी डिवीजन है वो कितनी है, वो दो है, सुपीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में। इंफीरियर को फर्दर हम कितने मेडिएस्टिनम में डिवाइड करेंगे, 3 में, वो लेके। तो इंफीरियर मेडिएस्टिनम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीरियर मेडिएस्टिनम, इंटीरियर मेडिएस्टिनम, ठीक है। और इसके बाद है मिडल मेडिएस्टिनम, मिडल मेडिएस्टिनम, और आखिर में लेके पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। दिस इज द पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
कि मीडिएस्टिनम तो नॉर्मली दो में डिवाइड होता है, सुपीरियर और इंफीरियर में, लेकिन इंफीरियर की फिर फर्दर 3 सब डिविजन्स है, एक इंटीरियर है, एक मिडल है और एक पोस्टीरियर है। अब यहाँ पहला एमसीक्यूज है कि एग्जाम के लिए शाबाश, ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं कि सुपीरियर मीडिएस्टिनम इज सेपरेट फ्रॉम inferior mediastinum through dash। आप लोग इसका आंसर लेके इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द स्टर्नल एंगल टू T4 एंड T5, वो स्टर्नल एंगल से जब हम लाइन खींचते थे तो वो पीछे किस वर्टेब्रा पे जा देती, T4 एंड T5। तो यहाँ पे लेके imaginary line from sternal angle is also called angle of Lewis, ठीक है, up to T4 and T5। इस लाइन की वजह से ऊपर सुपीरियर मीडिएस्टिनम बनता था और नीचे इंफीरियर मीडिएस्टिनम बनता था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ये तो मेरे ख्याल में सबको पता था, ये तो हमने पहले क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन inferior mediastinum is divided into 3 types। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। ड्यू टू, किस बेस पे, आंसर इज पेरिकार्डियम। ये किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज अ लेयर अराउंड द हार्ट, ये हार्ट के इर्द गिर्द एक लेयर है, और पेरिकार्डियल लेयर आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि पेरिकार्डियल लेयर एक इर्द गिर्द लेयर है और पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज पेरिकार्डियल लेयर। ये दोनों एमसीक्यूज याद रखने हैं। कौन सी फर्स्ट डिवीजन, इंफीरियर में फिर इंटीरियर है, मिडल है, पोस्टीरियर है। मैं अभी डायग्राम ड्रा करूंगा, प्रूफ करते हैं, फिर और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो आप लोग जहन में ये कॉन्सेप्ट रखें कि मीडिएस्टिनम के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, फिर इसको फर्दर हम 3 में डिवाइड करते हैं, और एनाटमी के एमसीक्यूज में ये पता होना चाहिए कि इसको किस बेस पे डिवाइड करते हैं और फिर इसको किस बेस पे डिवाइड करते हैं। तो इधर एक डायग्राम ड्रा करें, देखें। फॉर एग्जाम्पल, if this is मेनोब्रियम, मेनोब्रियम इज द अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम, ये किसका पार्ट है, स्टर्नम। फिर इसके बाद जो स्टर्नम का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी, इसको बॉडी ऑफ द स्टर्नम कहते हैं, और आखिर में ज़ीफाइड प्रोसेस होता है, ऐसा है ना। दिस होल बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। तो आप लोग इसको इस तरह अंडरलाइन करें, दैट इज कॉल्ड मेनोब्रियम, दिस इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड ज़ीफाइड प्रोसेस। ये 3 पार्ट से स्टर्नम की या चेस्ट बोन की, क्लियर है, ओके। अब इस मेनोब्रियम और इस बॉडी के दरमियान ये एरिया, दिस इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल। तो ये तो यहाँ पे आता है ना फ्रंट पे। तो अगर हम वर्टेब्रस पे पीछे जाकर देख ले तो इस स्टर्नल एंगल से इधर देखे, अगर हम इस तरह एक लाइन खींचे तो ये T4 और T5 के दरमियान आएगी, इस तरह है। अब इधर देखे, फिर T4-5 के बाद जो क्या है, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। ये 12 पे जाकर ये थोरेसिक कैविटी ख़त्म होगी और यहाँ पे डायफ्राम जो है ना इसको सेपरेट करेगी नीचे एब्डोमेन कैविटी से, ऐसा है। अब इधर देख, ये मेनोब्रियम है ना, स्टर्नल एंगल है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये नेक है, ये क्या है, नेक है। नेक मतलब ये है कि अगर नेक जो है ना, ये नेक है इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन यहाँ पे खींची, तो नेक तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये नेक का लोअर बॉर्डर है क्या, अपर, लोअर बॉर्डर है, और ये नेक का क्या है, अपर बॉर्डर। तो ये लोअर बॉर्डर अब क्या है, क्या बस लोअर बॉर्डर ऑफ नेक है। अब देखे, ये लोअर बॉर्डर ऑफ नेक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये
इसको अगर हम स्टर्नम से मिलाए इस तरह वर्टेब्रा, तो एक स्पेस बन गया कि नहीं? मतलब ये वो स्पेस है जो इस इमेजिनरी लाइन से ऊपर है, और ये वो स्पेस है जो इस इमेजिनरी लाइन के नीचे है। तो इस लाइन से ऊपर जितना भी एरिया है, दिस इज नोन एज सुपीरियर मीडिएस्टिनम। अब क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर मीडिएस्टिनम। और इस लाइन से नीचे ये जितना भी है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर मीडिएस्टिनम। तो मीडिएस्टिनम जब भी आप लोग बुक में या पढ़ते हैं या किसी एग्जाम में हम सिक्यूज हल करेंगे, पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो सुपीरियर और इंफीरियर है इसकी डिफरेंस बनाई है इमेजिनरी लाइन ने, जो एक्सटर्नल एंगल से बिटवीन T4 T5 हम खींचते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों मीडिएस्टिनम की डिफरेंशिएशन है। अब इधर देखें, यहाँ पे इस मीडिएस्टिनम में जिसको हम क्या कहते हैं? इंफीरियर, इसके अंदर जनाब इस तरह फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा हार्ट है, इसमें क्या पड़ा है? हार्ट पड़ा है। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, लेकिन इस हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल लेयर। कौन सा लेयर है? पेरिकार्डियल लेयर है। अब इधर देखिए, ये पेरिकार्डियल लेयर है, दिस पेरिकार्डियल लेयर। ओके, इस लिखना नहीं है, पहले समझने की कोशिश करें। दिस इज कॉल्ड हार्ट। इस हार्ट को देखते हुए ये जितना भी एरिया था ये कौन सा था? इंफीरियर मीडिएस्टिनम। लेकिन इस हार्ट को अगर हम देखें तो इसमें इंफीरियर मीडिएस्टिनम को ये एक स्पेस बन गया कि नहीं? ये भी बन गया स्पेस, एक स्पेस ये भी बन गया, एक स्पेस हार्ट से आगे बन गया और एक स्पेस हार्ट के पीछे। इंटीरियर ये है कि ये है? शाबाश, इंटीरियर ये है हार्ट का। फ्रंट इसलिए ये है कि चेस्ट में चेस्ट बोन फ्रंट है, और वर्टेब्रा ये क्या है? ये पोस्टीरियर है। और एक वो एरिया बन गया जिसमें हार्ट खुद पड़ा है, तो ये मिडल होगा। ये क्या होगा? मिडल। तो इधर देखे, इंफीरियर मीडिएस्टिनम को इस पेरिकार्डियल लेयर की वजह से जो हार्ट से इर्द गिर्द है उसको हम फर्दर कितने में डिवाइड करेंगे? 3 में। द पार्ट ऑफ इंफीरियर मीडिएस्टिनम विच इज इन द फ्रंट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इंटीरियर मीडिएस्टिनम, द बैक ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, and the part of inferior where heart is present itself, and this is the MCQs in any big exam, in which mediastinum heart is present? middle mediastinum। ये MCQs आता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है कि ये आप लोगों को मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, कि भाई पहले सुपीरियर इंफीरियर किस तरह बनता है और आखिर में ये इंफीरियर। अब इधर देखिए, इसको अगर हम नाम दे देते, ये कौन सा mediastinum है? ये इंटीरियर mediastinum है। इंटीरियर इसलिए है कि ये स्टर्नम की तरफ है। ओके, ये क्या है? ये पोस्टीरियर है क्योंकि ये वर्टेब्रा की तरफ है, पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम है। और आखिर में जिसमें ये हार्ट खुद पड़ा है, तो ये क्या है? ये मिडल मीडिएस्टिनम है। मेरे ख्याल में अब आसान हो गया कि नहीं? हाँ जी, ओके। अब और पॉइंट याद रखें, अगर वैसे कोई पूछे ना कि भाई मुझे तो सिर्फ सुपीरियर का पता है और इंफीरियर का, इन दोनों में हार्ट कहाँ पे है? आंसर इज इंफीरियर। आंसर इज, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि सुपीरियर और इंफीरियर मीडिएस्टिनम में अगर कोई पूछे तो हार्ट कहाँ पे है, लेकिन इंफीरियर में फिर फर्दर कहाँ पे है? मिडल मीडिएस्टिनम में है। क्लियर है जी? तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके जी, अब सुपीरियर मीडिएस्टिनम हेडिंग दे दे शाबाश। इसको अब एक एक को पढ़ते हैं, एक एक को हम कैसे पढ़ेंगे? फर्दर MCQs क्या है? इधर देखे, यहाँ पे कुछ चीजें पाई जाती। इधर देखे, इस हार्ट से, इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरह एयोटा निकलती है कि नहीं? एयोटा, और एयोटा फिर यहाँ पे क्या बनाती है? आर्च ऑफ एयोटा। तो आर्च ऑफ एयोटा स्टार्ट भी सिंगल से होती है और ख़त्म भी सिंगल से होती है। तो आर्च ऑफ एयोटा ऊपर आएगी कि नीचे? तो आर्च ऑफ एयोटा इज अ कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडिएस्टिनम। whatever the structure present in each mediastinum they are called contents। उसको हम क्या कहेंगे? कंटेंट्स। तो नेक्स्ट MCQs ये होगा एग्जाम में कि डिफरेंट कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मीडिएस्टिनम। उनमें से एक आउट MCQs आप लोगों को बताया था कि हार्ट इज अ कंटेंट ऑफ मिडल मीडिएस्टिनम। वो किसका मीडिएस्टिनम का है? मिडल का है। तो अब आप लोग हेडिंग दे दे सुपीरियर मीडिएस्टिनम। ये बहुत आसान करके पढ़ा है, अब समझ आ गई मसूद आपको कि नहीं? ये इसकी डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो देखें, सुपीरियर और इंफीरियर को हम इस इमेजिनरी लाइन से सेपरेट करते हैं और इंफीरियर को इन तीनों में डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। अब ऊपर हेडिंग दे दे व्हाट इज सुपीरियर मीडिएस्टिनम।
सुपीरियर मेडिएस्टिनम। The mediastinum lies above the imaginary line, lies above the imaginary line between sternal angle and T4 and T5। पहले तो ये पॉइंट है कि जो लाइन हमने खींची है ना स्टर्नल एंगल से लेके कहाँ तक, इसके ऊपर जितना भी हिस्सा है दैट इज सुपीरियर मेडिएस्टिनम, उसको सुपीरियर मेडिएस्टिनम कहते हैं। सुपीरियर मेडिएस्टिनम की बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट है, तो लेके बाउंड्रीज कि व्हाट आर दी बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर मेडिएस्टिनम। सुपीरियर मेडिएस्टिनम की 4 बाउंड्रीज होती है। हाउ मेनी? 4। ठीक है। नंबर 1 इज सुपीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री। नेक्स्ट है कि इंफीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री, और आखिर में लिखना है पोस्टीरियर बाउंड्री। एनाटॉमी में ये सारा ये बाउंड्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो हाउ मेनी बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर मेडिएस्टिनम वी हैव? 4। एग्जाम में बैठे हो ना, रटना नहीं है, बस आप लोगों ने वो डायग्राम जहन में रखा है ना, बाउंड्रीज आर वेरी इजी। ये किताब अब बंद है, आप लोग एग्जाम में बैठे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने बाउंड्रीज को निकाल कर इसकी तरह किताब की तरह कॉपी पेस्ट लिखना है, बहुत आसान है। देखें, एक तो पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो भी स्पेस है ये अबव द इमेजिनरी लाइन, ये कौन सा है? सुपीरियर मेडिएस्टिनम है। तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम इसका जो फ्रंट है, फ्रंट वो इस साइड पे है ना, और जो उसको बैक है वो इस, क्योंकि बैक ऑन वर्टेब्रल कॉलम, और जो अपर पार्ट है वो ये है और ये लोअर पार्ट है। ये कौन सी बाउंड्री है? सुपीरियर, ये इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। इन चारों बाउंड्रीज के दरमियान जो एरिया है उसको सुपीरियर मेडिएस्टिनम कहते हैं। तो इसका जो सुपीरियर बाउंड्री है ये लोअर पार्ट ऑफ द नेक बनाता है कि नहीं? कि अगर हम सुपीरियर मेडिएस्टिनम के ऊपर पार्ट पे जाना चाहते हैं तो हमें नेक का कौन सा बॉर्डर मिलेगा? लोअर। तो सुपीरियर बाउंड्री के सामने लेके लोअर पार्ट ऑफ द नेक, बहुत आसान। ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द नेक ये इसकी कौन सी बाउंड्री बनेगी? सुपीरियर बाउंड्री, बहुत आसान है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ठीक है। फिर इसकी अगर इंफीरियर बाउंड्री पे हम आ जाए तो कहाँ पे खत्म होती है? ये किसकी क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा इज अ कंटेंट नॉट अ बाउंड्री, वो कंटेंट है। ये इसकी सुपीरियर बाउंड्री है। यार ये एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है? इमेजिनरी लाइन से ऊपर, तो इसकी एंड कहाँ पे होगी? इमेजिनरी लाइन पे। तो इसकी इंफीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द इमेजिनरी लाइन एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे लेके इमेजिनरी लाइन, ऐसा है ना, इमेजिनरी लाइन इसकी इंफीरियर बाउंड्री बनाएगी, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के नीचे तो फिर क्या है? इंफीरियर मेडिएस्टिनम है। फिर इसकी फ्रंट क्या है? स्टर्नम है, मेनोब्रियम। ठीक है, स्टर्नम है, और इसकी बैक पे थोरेसिक वर्टेब्रा है। कौन सी वर्टेब्रा? थोरेसिक वर्टेब्रा है, लेकिन अबव T4, T4 से ऊपर ऊपर, क्योंकि T4 T5 के दरमियान तो ये लाइन है ना, और इस लाइन के ऊपर ये जगह है कि नीचे? ऊपर। तो इसने T4 के ऊपर बाउंड्री, नीचे इसमें नहीं आएगी, नीचे फिर इंफीरियर का हिस्सा होगा। तो T4 से ऊपर T3, T2, T1, ये सारे जनाब इसकी कौन सी बाउंड्री हो गई? पोस्टीरियर। तो अगर एक बंदा है उसको हम थोरेसिक T2 पे पंक्चर करेंगे, कौन से पे? T2, तो हम किस मेडिएस्टिनम को अप्रोच करेंगे? सुपीरियर मेडिएस्टिनम। मतलब T4 या T3 पे अगर मैं पंक्चर करूं T3, तो इसका मतलब मैं यहां से आऊंगा ना, तो क्योंकि T4 के ऊपर क्या है? T3। अगर T3 T4 के दरमियान पंक्चर करेंगे तो हम किस मेडिएस्टिनम में आएंगे? सुपीरियर मेडिएस्टिनम। किस बाउंड्री से? पोस्टीरियर बाउंड्री से। सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द सुपीरियर मेडिएस्टिनम। वेरी इजी। ठीक है ना।
मेनोब्रियम लिख लेना, कोई इशू नहीं। मेनोब्रियम इज अ पार्ट ऑफ स्टर्नम स्पेसिफिकली, ठीक है। अब लिखे कंटेंट्स कि व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स प्रेजेंट इन दिस सुपीरियर मेडिएस्टिनम। सुपीरियर मेडिएस्टिनम के अंदर अब कंटेंट कौन कौन से है, एक आप लोग बताए, शाबाश, अभी तो बताया है, आर्च ऑफ एओर्टा, वेरी गुड। इसके अंदर जनाब क्या चीज आती है, आर्च ऑफ द एओर्टा। तो पहला तो लेके आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर आर्च ऑफ द एओर्टा से जो ब्रांचेस निकलती है वो भी किस मेडिएस्टिनम में आएगी, सुपीरियर मेडिएस्टिनम। यहाँ पे सबसे पहले लेके आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, और लेके इट्स ब्रांचेस। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, 3। कॉमन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आती है जनाब, इधर देखें, इस सुपीरियर मेडिएस्टिनम निक के जो लोअर पार्ट है, निक का लोअर, इससे निक के लोअर पार्ट के नीचे कौन सा मेडिएस्टिनम है, सुपीरियर मेडिएस्टिनम। तो यहाँ पे जनाब देखे 2 पाइप नीचे आती है, 2 पाइप नेक में, एक एयर लेके आता है, एक फूड लेके आता है। तो जो नेक से पाइप नीचे जाएगा तो वो किस मेडिएस्टिनम में आएगा, सुपीरियर में। एंड द वेंट पाइप इज ट्रेकिया, वो क्या है, वो ट्रेकिया। और हमने बताया था कि स्टर्नल एंगल पे ट्रेकिया किस में डिवाइड हो जाती है, 2 में, ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट एंड राइट। तो वो T4 पे डिवाइड होती है यहाँ पे। तो इसमें इस मेडिएस्टिनम से गुजरना होगा कि नहीं। तो जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज ट्रेकिया। ये क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। फिर ट्रेकिया के साथ साथ एक और पाइप होता है जो फूड लेके जाता है स्टमक की तरफ, वो एसोफेगस होता है। वो क्या होता है, एसोफेगस। तो एसोफेगस भी जनाब सुपीरियर मेडिएस्टिनम का हिस्सा है, ठीक है। ट्रेकिया के लिए ये याद रखें कि ट्रेकिया इन एडल्ट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये कितना सेंटीमीटर होता है, 13 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेकिन दिस इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये NAB स्टेप 1, 2 दोनों एग्जाम में आया था कि द लेंथ ऑफ एसोफेगस इज डैश 25 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, एक ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। जो ड्यूडिनम है वो भी 25 सेंटीमीटर होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड ड्यूडिनम, इट इज आल्सो इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेकिन एसोफेगस का लेंथ भी कितना है, 25 है। और एडल्ट ट्रेकिया कितना होता है, 13 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर है। तो एसोफेगस और ट्रेकिया दोनों किस मेडिएस्टिनम के अंदर आएंगे, सुपीरियर मेडिएस्टिनम के अंदर आता हो। वो यहां से आएगा, इधर देखे, यहां से एसोफेगस वो तो नीचे जाएगा, तो वो नीचे इंफीरियर में आएगा, लेकिन हार्ट के पीछे जाएगा तो इंफीरियर के अंदर पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम का हिस्सा होगा। वो फिर किसका हिस्सा होगा, पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम, क्योंकि एसोफेगस ने तो नीचे जाना है ना। एसोफेगस इज कनेक्टेड विद द स्टमक, ये किसके साथ कनेक्ट है, और ये यहाँ से डायफ्राम से पियर्स करके T10 लेवल पे नीचे स्टमक की तरफ जाएगा। तो ये सुपीरियर मेडिएस्टिनम का भी हिस्सा है और इंफीरियर के अंदर पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम का भी हिस्सा है। क्लियर है। इसके बाद चौथा, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज सुपीरियर वीना केवा। इसके अंदर क्या चीज आती है, सुपीरियर वीना केवा, और आखिर में लेके थाइमस। दिस थाइमस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। थाइमस, इधर देखे, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड है, इसको थाइमस कहते हैं। थाइमस इज प्रेजेंट इन विच मेडिएस्टिनम, सुपीरियर मेडिएस्टिनम। इधर देखें, बॉडी में अगर जनाब हमने किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करना है, वी नीड लिम्फोसाइट एक्टिविटी। लिम्फोसाइट्स आर दो सेल्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस के खिलाफ हमें किस सेल का सहारा चाहिए, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है ना, ये 2 है, बी लिम्फोसाइट्स या जिसको हम बी सेल कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट जिसको हम टी सेल कहते हैं, याद रखें, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर 2, बी एंड टी। दीज 2 बी और टी, इसकी जो सिंथेसिस है ना बी सेल, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अकोरिंग इन द बोन मैरो। ये कहाँ पे होती है, बोन मैरो। जो टी सेल है ना, टी सेल, इसकी सिंथेसिस भी बोन मैरो में ही होती है, ठीक। ये MCQs क्लियर है। अब ये जब सिंथेसाइज हो जाए तो उसको बाद में हमने क्या करना होगा, मैच्योर करना होगा, और जब तक ये मैच्योर ना हो जाए ये किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकेगा। तो बी सेल इज सिंथेसाइज्ड इन दी, बी सेल इज सिंथेसाइज्ड इन दी बोन मैरो,
बट एज वेल एज मेच्योर इन द बोन मैरो। ये याद रखें। अभी जाम ताबिश ने जो लास्ट टाइम अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था कि प्लाज्मा सेल इज अ डेरिवेटिव ऑफ डैश, आंसर वाज बी सेल। इसलिए कि जब बी सेल क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसका नाम प्लाज्मा सेल बन जाता है। प्लाज्मा सेल इज द मेच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल। ये एमसीक्यूज है। प्लाज्मा सेल इसको नहीं कहते जो प्लाज्मा ऑफ द ब्लड में पाया जाए। प्लाज्मा सेल इसका मतलब ये है ये किस सेल की मेच्योर फॉर्म है, बी सेल ही, और ये मेच्योरेशन हुई कहाँ पे है, अगेन इज दी बोन मैरो। क्लियर है। अब बोन मैरो के अंदर टी सेल भी पैदा होता है, लेकिन टी सेल को भी क्या करना होगा, मेच्योर, लेकिन ये बोन मैरो के अंदर मेच्योर नहीं होता, इसने जाकर मेच्योर होना होगा थाइमस के अंदर। ये एमसीक्यूज है। तो टी सेल मेच्योरेशन साइट इज थाइमस। इस थाइमस को इम्यूनोलॉजी वाले कहते हैं दिस इज द एजुकेशनल यूनिवर्सिटी फॉर द टी सेल, कि ये टी सेल की यूनिवर्सिटी है, इस पे इसने यहाँ पे मेच्योर होना है, एजुकेट होना है। टी सेल ने उसको इन्फॉर्मेशन देने होंगे कि तुमने किस किस इन्फेक्शन के जाकर खिलाफ काम करना है। जब तक थाइमस के अंदर ये टी सेल मेच्योर नहीं होगा तो हमारे पास इम्यूनिटी क्या होगी, वीक होगी। एक पॉइंट सिर्फ मजीद इस क्लास से याद रखें, जो इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड करेगा, बी सेल, इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे। कौन सी इम्यूनिटी, ह्यूमोरल, एमसीक्यूज है। और वो इम्यूनिटी जो हमें कौन देगा, टी सेल, उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एमसीक्यूज है भाई। अब आप लोग कहोगे कि इसका इतना ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्यों है। सम बैक्टीरियाज आर देयर which can damage the cell from outside, they are called extracellular pathogen। लेकिन कुछ बैक्टीरिया सेल को कहाँ से डैमेज करते हैं, अंदर से, they are called intracellular pathogen। What is the cause of TB? TB, Mycobacterium tuberculosis, it is a bacteria which can cause TB। TB can damage the cell from inside। तो bacteria for the TB is which pathogen, intracellular। और जो बंदा भी बॉडी के अंदर हमारी सेल को डैमेज करे कहाँ से, इनसाइड से, इसके खिलाफ टी सेल की काम चाहिए। तो एमसीक्यूज ये आता है कि अगर एक बंदा टीबी से ठीक नहीं हो पा रहा, वो टीबी में मुब्तला है और मजीद वक़्त के साथ साथ बिगड़ता जा रहा है, तो कौन सा सेल काम नहीं करता, टी सेल। कौन सी इम्यूनिटी वीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये एमसीक्यूज तरह आते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है टी सेल काम क्यों नहीं कर पा रहा, या तो उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है या एबनॉर्मल मेच्योरेशन हो रही है। तो टी सेल देखे, बी सेल, बी पर बी बोन मैरो पैदा भी होगा, बी पर बी बोन मैरो मेच्योर भी होगा, लेकिन टी फॉर टी थाइमस मेच्योर कहाँ पे होगा, थाइमस में। तो थाइमस इज गुड और नॉट, इट इज एक्सीलेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड टी सेल मेच्योरेशन साइट। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज ये है एनाटमी के अंदर, फिर ये थाइमस है कहाँ पे, आंसर इज सुपीरियर मेडिएस्टिनम में। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्जन ने थाइमस को अप्रोच करना है तो उसने जाकर कहाँ, कौन सी मेडिएस्टिनम पे जाना होगा, सुपीरियर मेडिएस्टिनम पे। ठीक है। ह्यूमोरल जो इम्यून, अब देखें बी सेल है, बी सेल जब मेच्योर हो जाए तो उससे क्या बनेगा, प्लाज्मा, एंड दिस प्लाज्मा सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। IgG, IgM नाम सुने कि नहीं, ये हम पढ़ेंगे आगे इम्यूनोलॉजी में। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच सेल, प्लाज्मा, और प्लाज्मा सेल आर द मेच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल। और दोज इम्यूनिटी विच प्रोवाइड बाय बी सेल थ्रू द एंटीबॉडी इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वो ह्यूमोरल है, लेकिन टी सेल मेच्योर होकर टी ही रहता है, उसका प्लाज्मा सेल का साथ, ये तो मेच्योर होकर इसका नाम क्या हो जाता है, लेकिन टी मेच्योर होकर टी सेल अपना ही रहता है, सिर्फ मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है। तो फिर टी सेल कुछ बंदे भेजेंगे या खुद जाकर फाइट करेगा, खुद, और टी इज अ सेल, इसलिए ये एज अ सेल जाकर काम करता है, इसलिए उसको सेल मेडिएटेड कहते हैं। ये बात समझ आ गई कि नहीं, मतलब टी तो सेल है ना, तो वो एज अ सेल जाकर उस इम्यूनिटी को मीडिएट करेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन ये अपना सेल के तौर पे काम नहीं करे, ये कौन भेजेगा, इसलिए उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। बात क्लियर है, ये पॉइंट याद रखें, इसको हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस क्लासिकली फॉर द थाइमस। ओके, आता हूँ उस पे, अभी बेस नहीं करना चाहते, 2 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इसका आंसर दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि स्प्लीन में जो फोलिकल है उधर पे भी तो बी सेल होते हैं। एमसीक्यूज याद रखे,
इम्यूनोलॉजिकल आर्गन, वो आर्गन जो हमें इम्यूनिटी दे सके। दे आर टू टाइप्स इन द बॉडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो आर्गन बॉडी के अंदर जिसमें या बी या टी सेल की फॉर्मेशन हो जाए या इन दोनों की क्या हो जाए, मैच्योरेशन हो जाए। मैंने दो बातें की हैं। बॉडी के अंदर वो आर्गन जिसमें बी या टी सेल की सिंथेसिस हो या मैच्योरेशन हो, उसको प्राइमरी इम्यूनोलॉजिकल आर्गन कहेंगे। उसको कौन से आर्गन कहेंगे, प्राइमरी। फिर वो आर्गन जो इन दोनों लोगों को स्पेस दे रहने के लिए, ताकि जरूरत आने पर वो लोगों के खिलाफ फाइट कर सके, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी आर्गन कहेंगे। तो इन दोनों की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, और मैच्योरेशन बोन मैरो एंड, तो बोन मैरो थाइमस आर द प्राइमरी इम्यूनोलॉजिकल आर्गन इन द बॉडी। लेकिन फिर ये दोनों जब मैच्योर हो जाए और अभी इन्फेक्शन का कोई तुक नहीं है बॉडी में, तो ये कहीं पे जाकर छुप कर बैठ जाएंगे। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें उससे काम लेना होगा। तो ये छुप कर किस आर्गन में बैठेंगे, सेकेंडरी या प्राइमरी में, एंड दैट इज स्प्लीन फॉलिकल, वो स्प्लीन है। फिर स्प्लीन इज द लार्जेस्ट इम्यूनोलॉजिकल आर्गन विच प्रोवाइड द स्पेस फॉर बी सेल एंड टी सेल। तो स्प्लीन के अंदर जो बी सेल टी सेल है, वहां पे उसकी न मैच्योरेशन होती है न सिंथेसिस, वो ऑलरेडी मैच्योर है, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिज्म आने की वेट कर रहे हैं। तो स्प्लीन इज सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी ये इंसिक्यूज है, लेकिन हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा, याद रखें, ऐसा एनीवन कैन टेल मी ऑटो इम्यून डिजीज, कभी कभार मिस्टेकनली, गलती से बॉडी अपने नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी, एंड दे आर कॉल्ड ऑटो इम्यून डैमेज, जिसपे ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना। एक ऑटो इम्यून डिजीज का नाम सिर्फ याद रखे, एफसीपीएस तक काम आएगा, उसको हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। कौन सी डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस। ये नाम अगर शायद आप लोगों ने सुना हो। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, मसल वीकनेस होता है। इसकी एक एग्जाम्पल याद रखे, ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें इंसान अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत एक्टिव हो, लेकिन जितना दिन का वक्त जाता रहता है, एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन फील वेरी वेरी वीकनेस इन द मसल। तो ये कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आगे पढ़ूंगा, एमसीक्यूज ये है, पेपर में आता है। आप लोगों ने एक एक्टर का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन, उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है, ये याद रखे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखे ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें मसल की वीकनेस हो जाए, और वो वीकनेस अर्ली इन द डे ज्यादा हो या लेट इन द डे, लेट इन द डे। मतलब बंदा कहेगा ना कि जब मैं सुबह उठता हूँ मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, जब ऑफिस वर्क करता हूँ तो जब सनसेट टाइम होता है ना तो मुझ में दम नहीं होता, मसल वीकनेस। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब एमसीक्यूज ये आता है, स्टेप 1 का क्लिनिकल एमसीक्यूज है, इधर देखे। वो कहेंगे एक पेशेंट ये इतनी लंबी सिनेरियो होगी, और आखिर में लिखा होगा इस पेशेंट को हुआ था माइस्थीनिया ग्रेविस, लेकिन पेशेंट अब 2 महीने के बाद आया है, वेरी वेरी एनलार्ज साइज ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन द नेक एरिया। माइस्थीनिया ग्रेविस का बंदा है, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद अब उसकी स्वेलिंग हुई है कहाँ पे, नेक में। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, जिस बंदे में माइस्थीनिया ग्रेविस हो उस बंदे में 99% चांस होता है कि उसमें थाइमस कैंसर भी होगा। ये भी एमसीक्यूज आता है। और द कैंसर अराइजेस फ्रॉम थाइमस इज थाइमोमा, इसको क्या कहते हैं, थाइमोमा कहते हैं। तो एमसीक्यूज ये आता है, अ पेशेंट इज माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट प्रेजेंट विद एनलार्ज स्वेलिंग इन द नेक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर यू विल सस्पेक्ट, थाइमोमा। या इस तरह भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं बहुत से, कि पेशेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस है, फिर वो एनलार्ज स्वेलिंग के साथ आया है, व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट, आंसर में लिखा होगा एनलार्ज थाइमस। उसमें क्या होगा, एनलार्ज थाइमस। बस इस पे इतना ज्यादा है, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इसके साथ एक और सिंड्रोम है, डीजार सिंड्रोम, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए थाइमस पे मैंने ये 5-6 मिनट इसलिए बात की, इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें इम्यूनिटी दे रहा है, एक माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ इसका लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि दिस थाइमस इज प्रेजेंट इन विच मीडियस्टिनम, सुपीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है जी। तो बस देखे बात है नहीं, प्लीज देखे सुन ले कि द पार्ट ऑफ मीडियस्टिनम अबव दिस इमेजिनरी लाइन इज सुपीरियर मीडियस्टिनम। इसके 4 बाउंड्रीज होते हैं,
superiorly lower part of the neck, inferiorly imaginary line, front is menobrium, back is thoracic vertebra, above T4। इस mediastinum के अंदर 5 चीजें कंटेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्च ऑफ एओर्टा, इसमें क्या आता है? आर्च ऑफ एओर्टा, इसोफेगस, ट्रेकिया, इसके अंदर फिर हमारे पास सुपीरियर वीना केवा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज थायमस, इसमें थायमस भी होता है। ठीक है, इसका एमसीक्यूज आप लोगों को बुक से थोड़ी देर तक हल करवाता हूँ। ठीक है, अब लेके इंफीरियर मेडिएस्टिनम, शाबाश, कि व्हाट इज इंफीरियर मेडिएस्टिनम और इसकी जनाब मेन पॉइंट कौन कौन सी हैं। इंफीरियर मेडिएस्टिनम, the mediastinum below the imaginary line between sternal angle and T4 and T5। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज भी याद रखने हैं, 4 है। इसकी बाउंड्रीज कितनी है? 4, बाउंड्रीज आर 4। इसकी भी सुपीरियर बाउंड्री है, इंफीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री और इंटीरियर बाउंड्री है। बहुत आसान दे के हाँ आप लोगों को खुद पता है हम किस मेडिएस्टिनम की बात करते हैं? इंफीरियर मेडिएस्टिनम तो ये सारा है ना जिसमें हार्ट भी पड़ा है। इधर देख, इंफीरियर मेडिएस्टिनम ये इमेजिनरी लाइन है ना, इस तरह इंफीरियर मेडिएस्टिनम पूरा आता है, इस तरह के नहीं। ये सारा का सारा क्या है? इंफीरियर मेडिएस्टिनम है। वो अलग बात है कि इसका फिर ये इंटीरियर है, ये मिडल है, ये पोस्टीरियर है, लेकिन ये पूरा का पूरा कौन सा है जो मैंने लाइन खींचा? इंफीरियर। इसका सुपीरियर बॉर्डर, इस इंफीरियर का ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। इसका जो अपर पार्ट है ना सुपीरियर, इट इज फॉर्म बाय इमेजिनरी लाइन। तो देखिए इमेजिनरी लाइन जो है ना वो सुपीरियर मेडिएस्टिनम की इंफीरियर बॉर्डर बनाता है, लेकिन इंफीरियर मेडिएस्टिनम की सुपीरियर बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, और आप लोगों को पता है बिटवीन स्टर्नल एंगल T4 एंड T5। फिर मुझे बताए इस मेडिएस्टिनम का सबसे इंफीरियर बॉर्डर ये है ना, विच इज डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम है। तो इंफीरियर मेडिएस्टिनम दे विल बी एंड एट द लेवल ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम पे जाकर खत्म होगा। क्लियर है? इसकी जो पोस्टीरियर साइड है ना वो इमेजिनरी लाइन के नीचे से स्टार्ट होगा या ऊपर? नीचे। तो T5 से लेके T12 तक, T5 से लेके T12 तक आप लोग बुक पढ़ोगे मजा भी आएगा। सिर्फ इस एक डायग्राम के ऊपर ये सारा एनाटॉमी है। ठीक है ना? और इसकी जो फ्रंट है ना ये बॉडी है और ज़िफॉइड प्रोसेस है, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं स्टर्नम लेके और ब्रैकेट में लेके मेनली इसकी बॉडी प्लस ज़िफॉइड प्रोसेस, क्योंकि इसकी मेनोब्रियम सुपीरियर मेडिएस्टिनम का ज़्यादा आता है, तो इसमें ज़िफॉइड प्रोसेस भी लेके। क्लियर है जी? अब इसकी मेन जो है ना डिवीजन हमने पढ़े थे, डिवीजन यहाँ पे आप लोग लेके इंटीरियर मेडिएस्टिनम और यहाँ पे क्या लिखना है? मिडल मेडिएस्टिनम, और एक लेके पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। अब इन मेडिएस्टिनम की हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंटेंट्स है वो पढ़ने हैं कि कंटेंट्स ऑफ दिस मेडिएस्टिनम दिस एंड दिस। तो यहाँ पे तो लेके कंटेंट्स। अब ये कंटेंट्स किसकी बात होगी? इंटीरियर मेडिएस्टिनम की। यहाँ पे कंटेंट किसकी बात होगी? मिडल मेडिएस्टिनम की, और यहाँ पे पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। इस तरह है ना कि हम कंटेंट पढ़ेंगे। चले जी, आप लोग अगर एक दूसरे के साथ एग्जाम्पल पढ़ाई करेंगे ना बाद में, अगर आप लोगों को कुछ ये कहे ना यार ये मेडिएस्टिनम कौन सा है? इंटीरियर। ये कौन सा है?
मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान कराता हूँ। ये देखिए, ये जो अभी लाइन ड्रा कर रहा हूँ ना, इस तरह ये मीडियस्टम जो है ना, इस तरह ये कौन सा है? ये इंटीरियर है कि नहीं? इस इंटीरियर मीडियस्टम की बाउंड्रीज क्या है? इसका अपना ये अपर बॉर्डर है, इमेजिनरी लाइन, इसका फ्रंट स्टर्नम है, इसका बैक पेरिकार्डियम है। क्या है? पेरिकार्डियम है, और उसका लोअर पार्ट डायफ्राम है। ये इसकी बाउंड्रीज है। क्लियर है? लेकिन इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। ये बाउंड्री सुपीरियर और इंफीरियर की एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, इंफीरियर बाउंड्री ऑफ इंफीरियर मीडियस्टम इज फॉर्म बाय डैश, सुपीरियर मीडियस्टम इज फॉर्म बाय डैश। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कंटेंट ऑफ इंटीरियर मीडियस्टम, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो लिगामेंट होता है। इसमें क्या होता है? लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। जो कंटेंट है ना इंटीरियर मीडियस्टम के, द मोस्ट एवर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इज अ लिगामेंट known as sternopericardial what ligament। अब कैसे याद करोगे? शाबाश कि भाई ये स्टर्नम, वेरी गुड। देखे, दोज मीडियस्टम विच इज नियर द स्टर्नम, इंटीरियर होगा कि पोस्टीरियर? तो देखे, ये कौन सा लेयर है? पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम से इस स्टर्नम के साथ इस तरह एक लिगामेंट होता है ताकि स्टर्नम और हार्ट के दरमियान कनेक्शन स्टेबल रखे। द लिगामेंट विच कनेक्ट हार्ट मसल्स विद व्हाट? स्टर्नम। लिगामेंट इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल टू बोन्स। बोन्स और मसल के दरमियान कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? लिगामेंट। और बोन टू बोन कनेक्शन इज टेंडन। वो क्या है? टेंडन। ओके, इधर देखे, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि लिगामेंट्स जो मेजर बोन है ना, उसमें पर उल्टा है कि बोन टू बोन लिगामेंट है, क्योंकि हाइपर मोबाइल जॉइंट तब होते हैं जब लिगामेंट वीक होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बोन है जो हार्ट में मसल्स होते हैं, मायोकार्डियल मसल्स होते हैं। बस हार्ट और स्टर्नम को मिलाने वाला बंदा स्टर्नोपेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल इज अ लेयर अराउंड द हार्ट। तो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट अगर होगा तो ये इंटीरियर साइड पे होगा कि पोस्टीरियर? इसको स्टार का रही एमसीक्यूज है। The only one which is present in this area is sternopericardial ligament। और यहाँ पे छोटे छोटे lymph nodes पाए जाते हैं। तो आप लोग आखिर में लिखे lymph nodes not asked in the exam, लेकिन lymph node is a content of interior mediastinum। lymph node क्या है? lymph node is a structure which can filter and fight against pathogens। lymph nodes के अंदर B और T cells होते हैं, और इन लिम्फ नोड से जब ब्लड पास होगा ना, और उस ब्लड के अंदर अगर पैथोजन हो, तो इन लिम्फ नोड के अंदर जो बी टी सेल है ना, उसको रिकॉग्नाइज करके ब्लड के अंदर पैथोजन को मार देते हैं और हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो इनडायरेक्टली लिम्फ नोड एज अ सेकेंडरी इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच विल प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। हाँ, ठीक है, लेक्चर एंड तक सुना कर आप लोग के क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होता है कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है। कभी कभार आप लोग कोई चीज़ पूछते हैं ना, तो उसका आंसर आप लोग को खुद बहुत मिल जाता है। जस्ट लिसन मी एट द एंड, तो आप लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी। लिम्फ नोड इज वन ऑफ द सेकेंडरी इम्यूनोलॉजिकल। इसमें बी टी सेल की न सिंथेसिस होती है न मैच्योरेशन होती है। ठीक है, और लिम्फ नोड को कभी कभार डिजीज हो जाती है, उस कंडीशन में लिम्फ नोड को हम लिम्फ एडिनोपैथीज कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीरियर मिडल मीडियस्टम में एक ही चीज जो एमसीक्यू है, दैट इज हार्ट। ये तो सबको पता है ना कि मिडल मीडियस्टम के अंदर क्या आता है? हार्ट आता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो पोस्टीरियर मीडियस्टम है उसमें क्या आएगा? एनीवन? ओके, मिडल मीडियस्टम में हार्ट आता है, और हार्ट के इर्द गिर्द जो अपना एक लेयर है पेरिकार्डियल लेयर, वो भी मिडल मीडियस्टम का हिस्सा है। तो लिख सकते हैं आप लोग पेरिकार्डियल लेयर। और इधर देखिए, मिडल मीडियस्टम तो बिल्कुल इन बिटवीन T4 T5, ये मिडल है ना ये। हाँ, तो ये मिडल किस चीज की लोअर बॉर्डर बनाते हैं? T4, और अपर बॉर्डर ऑफ T5। तो T4 के लोअर बॉर्डर पे यहाँ पे जो ट्रेकिया किस मीडियस्टम का था? सुपीरियर। और जब वो इस इमेजिनरी लाइन को आती है तो दो में डिवाइड होती है कि नहीं? इसको कहते हैं ट्रेकियल बाइफोर्केशन। तो ट्रेकिया की जो बाइफोर्केशन है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में, वो किस मीडियस्टम के लेवल पे होगी? मिडल मीडियस्टम।
ट्रेकिया खुद किस मीडियस्टम में रन करती है? सुपीरियर में, लेकिन इसकी बाइफोर्केशन किस मीडियस्टम के साथ होती है? मिडल में। तो आप लोग इसके हार्ट के साथ एक ऐड करें, बाइफोर्केशन ऑफ ट्रेकिया, बाइफोर्केशन ऑफ ट्रेकिया इनटू व्हाट? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। अब इस कंसेप्ट को जहन में रखते हुए साइड पे यहाँ पे लेके इम्पोर्टेंट इस एक एमसीक्यूज आप लोगों को इंशाल्लाह एग्जाम में हेल्प देगा। बाइफोर्केशन लेवल, व्हाट इज बाइफोर्केशन? एनीथिंग विच इज डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे एक आर्टरी होती है, आर्टरी, कॉमन कैरोटेड आर्टरी। क्या है? कॉमन कैरोटेड। ये एक होती है इस तरह और नीचे जाकर दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटेड आर्टरी और इंटरनल कैरोटेड आर्टरी। ये मैं डिस्कस करूंगा हेड एंड नेक में, लेकिन कॉमन कैरोटेड आर्टरी डिवाइड इनटू, जो चीज़ कॉमन होना उससे दो बनेगी, और इस लेवल को जहाँ पे ये दो में डिवाइड होते इसको बाइफोर्केशन कहते हैं। तो यहाँ पे लेके कि अगर हम में एमसीक्यूज में आ जाए कि बाइफोर्केशन ऑफ व्हाट? CCA स्टैंड फॉर कॉमन कैरोटेड आर्टरी, द आंसर विल बी विच वर्टेब्रा? C4, सर्वाइकल 4। सर्वाइकल 4 वर्टेब्रा के सामने नेक में किस आर्टरी की बाइफोर्केशन होती है? कॉमन कैरोटेड आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट याद देखे बाई 4 इज 4, लेकिन कॉमन कैरोटेड स्टार्ट फ्रॉम C, इट विल बी C4, इस तरह याद रखे। ठीक है, फिर बाइफोर्केशन ऑफ ट्रेकिया किस पे होती है? देखे ट्रेकिया में क्या आता है? T बाई 4 T4 बाइफोर्केशन T4। देखे C कॉमन कैरोटेड C और बाई 4 लेवल विल बी 4, ट्रेकिया T लेवल विल बी 4, इस तरह याद रखे। फिर एब्डोमिनल एयोटा भी है ना, एब्डोमिनल एयोटा ये किस में डिवाइड होती? कॉमन इलियक आर्टरी में एट द लेवल ऑफ L4। कहाँ पे? L4। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। कॉमन कैरोटेड आर्टरी, इसकी बाइफोर्केशन एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटेड आर्टरी को किस लेवल पे होती है? C4। ट्रेकिया की किस लेवल पे? T4 और एब्डोमिनल एयोटा L4। क्लियर है? इससे एक एमसीक्यू जरूर आएगा। ठीक है, कि कौन सी स्ट्रक्चर किस लेवल पर बाइफोर्केट होती है, ये तीन आप लोगों ने जहन में याद रखने हैं साइड पे लेके। तो बाइफोर्केशन ऑफ ट्रेकिया अकर एट द लेवल ऑफ T4 विच इज एट द लेवल ऑफ मिडल मीडियस्टनम। किस लेवल पे? मिडल मीडियस्टनम। और यहाँ पे याद रखें, एक मिडल मीडियस्टनम से एक नर्व गुजर के जाती है, डायफ्राम की तरफ चलती है, फ्रीनिक नर्व। यहाँ से कौन सी नर्व जाएगी? फ्रीनिक नर्व। तो मिडल मीडियस्टनम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो एटलीस्ट दीज 3 विल बी द हाईलाइटेड MCQs। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मिडल मीडियस्टनम आर ट्रू एक्सेप्ट, वो कहेंगे हार्ट इज लाइस, बाइफोर्केशन ऑफ ट्रेकिया, फ्रीनिक नर्व, और आखिर में कोई और ऑप्शन देगा लाइक स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, इस तरह वो गलत होगा। ये 3 चीज़ें हैं जो किस चीज़ की कंटेंट में आते हैं? मिडल मीडियस्टनम के कंटेंट में आते हैं। क्लियर है जी? ये पॉइंट याद रखें। पोस्टीरियर मीडियस्टनम की कंटेंट कौन बता सकते हैं? हाँ जी, नहीं। एसेंडिंग एयोटा लोग लेते हैं मिडल में, लेकिन यहाँ से फिर इसकी कौन सी पार्ट स्टार्ट होगी? व्हाट इज दिस? तो आर्च ऑफ एयोटा किस में आती है? हाँ, सुपीरियर, और नीचे फिर ये इंफीरियर में आएगी ना, डिसेंडिंग, लेकिन हार्ट के पीछे जाएगी, तो पोस्टीरियर मीडियस्टनम। तो पोस्टीरियर मीडियस्टनम में डिसेंडिंग एयोटा आता है। कौन सा एयोटा? डिसेंडिंग। यहाँ पे आप लोग लेके डिसेंडिंग एयोटा, ऊपर से फूड पाइप बीच में आएगा कि नहीं? दैट इज एसोफेगस। अब देख MCQs। एसोफेगस इज अ स्ट्रक्चर which is present in the superior mediastinum as well as posterior mediastinum। क्योंकि एसोफेगस से ऊपर से आना होगा ना, तो सुपीरियर से भी पास होगा और पोस्टीरियर मीडियस्टनम से भी पास होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखें। और यहाँ पे एक वेन है ऊपर की तरफ आ रहा था, एजाइगस वेन। एजाइगस वेन सुपीरियर वीना केवा को ड्रेन करता है कि नहीं? लेकिन एजाइगस वेन जब राइट साइड पे बनता है तो ऊपर ये जाएगा किस मीडियस्टनम से? पोस्टीरियर मीडियस्टनम से। तो नेक्स्ट यहाँ पे लेके एजाइगस वेन, और एजाइगस वेन के साथ T12 से एक और स्ट्रक्चर थोरेसिक डक्ट का नाम सुना है कि नहीं? इसमें थोरेसिक डक्ट भी जाएगा।
भाई दीज आर द हाईलाइटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन, ज़रूर 2-3 एमसीक्यूज मीडियस्टिनम से आता है। और आखिर में कौन सी नर्व है जो ऊपर से स्टमक तक आएगी, सबसे लार्जेस्ट नर्व? हाँ जी, वेगस नर्व। तो वेगस आल्सो पासेस फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, तो यहाँ पे वेगस नर्व भी आएगी। और छोटे छोटे लिम्फ नोड है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। वेगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व विच इज द लार्जेस्ट नर्व। कल मैंने बात बताई थी, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक हो जाती है और वहाँ से इटसेल सिक्रीशन करती है। कुशिंग अल्सर का बताया था कि नहीं? तो वेगस नर्व किस मीडियस्टिनम नर्व के पास जाएगी? पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड आई विल नॉट टेल यू कि विच इज इम्पोर्टेंट, दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मीडियस्टिनम में कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है ना, टीचर्स कहते हैं कि जब एग्ज़ाम का दिन हो तो सुबह सवेरे नमाज पढ़कर अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम में 2 से 3 एमसीक्यूज पक्के लेने हैं, मीडियस्टिनम की कंटेंट को रिवाइज करो, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन तक याद नहीं रहते, ये भूल जाते हैं बंदा। तो एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें होती है ना 7-8, वो आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ से आप लोगों की 10-15 एमसीक्यूज हो जाएंगे, और जो चीज़ एग्ज़ाम की सुबह पढ़ी जाए वो याद होती है फिर एग्ज़ाम के दिन उसी टाइम, ठीक है? तो उसमें से एक टॉपिक है कंटेंट ऑफ मीडियस्टिनम, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियस्टिनम जो है ना, ये क्या था? मीडियस्टिनम वाज अ स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, जहाँ पे मेनली हार्ट है। इसको हम सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करते हैं। इन्फीरियर को फर्दर हम 3 में डिवाइड करते हैं। इसकी बाउंड्रीज आप लोगों को आनी चाहिए। और मीडियस्टिनम देखें, इसके इस साइड पे इस तरह भी लंग है और इस साइड इस तरह भी लंग है। अगर यहाँ पे लंग में पानी भर जाए तो इस मीडियस्टिनम को हार्ट के साथ दूसरे साइड पे क्या करता है? शिफ्ट। इसको हम कहते हैं कार्डियक डिस्प्लेसमेंट या मीडियस्टिनल शिफ्ट उसको कहते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मीडियस्टिनम अपोजिट साइड शिफ्ट होता है? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सेम साइड शिफ्ट होता है? वो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है? ये इसकी एनाटॉमिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हेडिंग दे दे ट्रेकिया, बस। हाँ जी, ब्रोंकस इसमें नहीं आता। ब्रोंकस जो है ना, ये एट द लेवल ऑफ लंग रूट। अब लंग रूट क्या है वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब ट्रेकिया जो है ना, लंग्स के साथ ही जाकर डिवाइड हो जाती है और हाइलम के जरिए लंग्स को एंटर कर देती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? लेकिन ट्रेकिया हेडिंग दे दे, शाबाश। तो मीडियस्टिनम में कंसेप्ट था कि नहीं? इसकी डायग्राम ड्रा करना और इसकी डायग्राम को थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ चीज़ें इंसान सोचकर भी कर सकता है। ये मिडिल मीडियस्टिनम वो हार्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर बताए जो सुपीरियर मीडियस्टिनम में भी हो और इन्फीरियर में भी हो, वो एसोफेगस है। वो क्या है? एसोफेगस है, ठीक है? यहाँ पहले के ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? नंबर 1, इट इज अ विंड पाइप। एक एक पॉइंट। इट इज अ विंड पाइप because it allow to transmit air from outer environment to the lungs. It can carry gases, oxygen in, carbon dioxide out. Next. ओके, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। गुड ट्राई। और वॉइस बॉक्स का नाम इसने लिया है वो भी बता रहा हूँ। हाँ, वॉइस बॉक्स लेयरिंग्स को कहते हैं। और हाँ जी, इसमें सब म्यूकोजा लेयर नहीं होता। और इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है। याद रखे, ट्रेकिया इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब है जो कार्टिलेज और मसल दोनों से मिलकर बना है। तो हम कहते हैं कि अवेंट, हाँ जी, ओके, नहीं, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। मतलब ये ट्रेकिया है ना, तो इसके पीछे क्या है? एसोफेगस है। तो इट लाइज इंटीरियर टू द एसोफेगस, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन याद रखे कि अ ट्यूब या वेंड पाइप विच कैन कैरी गैसेस टू द लंग मेड अप ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेजेस, दे आर कॉल्ड ट्रेकिया। अभी बताया है एडल्ट ट्रेकिया इज 13 सेंटीमीटर इन लेंथ। अभी बताया है कि नहीं कि जो ट्रेकिया है उसकी जो सेंटीमीटर लेंथ है वो कितना है? 13। इस पे थोड़ी सी इंपोर्टेंट बेस करते हैं। लेके a tube, yeah, it is also known as wind pipe. इसको क्या कहते हैं? wind pipe. एसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं क्योंकि उसमें फूड जाएगी और इसमें विंड जाएगी, एयर जाएगी, उसको क्या कहते हैं? wind pipe कहते हैं।
इट इज अ ट्यूब, मेड अप ऑफ मसल्स इन कार्टिलेज, याद रखें, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज, इस पे थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलो कि कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन, वो कोलाजन प्रोटीन होती है। कौन सी? कोलाजन। और उसमें कोलाजन टाइप 2 होता है। कौन सा है? कोलाजन प्रोटीन में बाकी में डिस्कस करूंगा। इधर देखिए, लिखना नहीं है, इस पॉइंट के साथ ये देखिए, कार्टिलेजेस इन द बॉडी वी कैन डिवाइड इट इनटू फ्यू टाइप। फाइब्रस कार्टिलेज, बॉडी में कौन सी कार्टिलेजेस होती है? फाइब्रस। इन सम एरिया देयर आर इलास्टिक कार्टिलेजेस, ये कार्टिलेज है कि नहीं? ये इलास्टिक कार्टिलेज है। कौन सा है? इलास्टिक। और एक टाइप की कार्टिलेज को हम हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखें कि इन द बॉडी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेजर कार्टिलेजेस, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेजेस और हाइलीन कार्टिलेजेस। एमसीक्यूज 2 आएंगे। द मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज, पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज हाइलीन कार्टिलेज। वो कौन सा है? हाइलीन कार्टिलेज है। याद रखें, सेकंड मोस्ट फाइब्रस होता है और लास्ट में इलास्टिक होता है, लेकिन ज़्यादा एबंडेंट कार्टिलेज कौन सा है? वो हाइलीन है। ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेज पाई जाती है, इट इज़ अ हाइलीन कार्टिलेज। ये एमसीक्यूज है। अब ये तो सबको पता था कि ट्रेकिया इज अ कार्टिलेज इन स्ट्रक्चर, लेकिन ये कम लोगों को पता होता है कि विच कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। आंसर इज हाइलीन कार्टिलेजेस। क्लियर है? इसके बारे में सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा। मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, इस तरह है ना कि भाई ये क्या है? मोस्ट एबंडेंट है इन ह्यूमन बॉडी या इन बॉडी। और दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट इन वेयर? ट्रेकिया। ये और भी बहुत से जगहों पे होता है, लेकिन आज हम ट्रेकिया पढ़ते तो उसका कार्टिलेज हाइलीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्टिलेज के साथ आप लोग एमसीक्यू देखें, वट एवर द कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन दी ट्रेकिया इज विल बी हाइलीन कार्टिलेजेस। क्लियर है जी? नेक्स्ट, वो हाइलीन कार्टिलेजेस जो ट्रेकिया के एक ट्यूब में पाए जाते या ट्रेकिया में पाए जाते, दे आर टोटली राउंड अबाउट 15 to 20 इन नंबर्स। ये भी याद रखें, मतलब 15 से 20 नंबर में होते हैं। ये हाइलीन कार्टिलेजेस की नंबर्स कितनी होती है? 15 से 20। तो 15 to 20 इन नंबर्स, मतलब ये लोगों में मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ लोगों में हाइलीन कार्टिलेजेस ट्रेकिया के अंदर 18 होती है, कुछ में 19 होती है, लेकिन इसकी मिनिमम 15 और मैक्सिमम कितनी नंबर होती है? 20 होती है। देखिए, अगर ये ट्रेकिया है ना, ये एक पाइप है ना, वेंट पाइप है, इस ट्रेकिया के इर्द गिर्द इस तरह ये क्या है? ये कार्टिलेज है। ये नेक्स्ट कार्टिलेज, इस तरह नेक्स्ट, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये राउंडेड होती है। ठीक है, याद रखें, द कार्टिलेजेस प्रेजेंट अराउंड द ट्रेकिया, दे आर यूजुअली हाइलीन कार्टिलेजेस विच इज रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20 नंबर। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस। ये भी एमसीक्यूज है। ये कौन सी कार्टिलेज होती है? इनकम्प्लीट। दे आर इनकम्प्लीट इन नेचर, मतलब ये इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये है, इधर देखें, अगर ये ट्रेकिया है ना, अगर ये फॉर एग्जांपल, सॉरी, इधर देखें, अगर ये ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के इर्द गिर्द ये क्या है? कार्टिलेज। अगर इसका जो पार्ट है ना, इसका जो ये पार्ट है, अगर ये इसको टच करे, इट विल बी कंप्लीट कार्टिलेज। लेकिन जो ट्रेकिया की कार्टिलेज है ना, वो फ्रंट से हमें दिखती है, लेकिन बैक पे जाकर वो डिफिशिएंट होती है। इसका मतलब ये है कि ये कार्टिलेज, इसकी एक तरफ जो है ना वो फ्री है और एक क्या है? अटैच है। इसका मतलब इट इज अ सी शेप कार्टिलेज। ये कौन सी शेप कार्टिलेज होती है? सी शेप कार्ट। ये एक सी शेप बन गया कि नहीं? इट इज अ सी शेप कार्टिलेज या इट इज कॉल्ड यू शेप कार्टिलेज। इसको हम क्या कहते हैं? यू शेप। तो ये इनकम्प्लीट है, कौन सी शेप की है? सी शेप और यू शेप कार्टिलेज है, यू शेप। ये एमसीक्यूज है। पूरे ट्रेकिया के इर्द गिर्द इसने इस तरह मतलब होल्ड नहीं किया है। इसने ट्रेकिया को 80% होल्ड किया है, लेकिन ट्रेकिया का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें कार्टिलेज नहीं होता। तो ये लेके कि हाइलीन कार्टिलेजेस आर डेफिशिएंट ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ ट्रेकिया। ये भी एमसीक्यूज है।
ट्रेकिया को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें कार्टिलेज नजर आती है इस तरह रिंग्स, लेकिन अगर इसकी हम बैक साइड देखें तो वहां पे कार्टिलेज तो नहीं है। तो नेक्स्ट MCQs ये है, हाइलीन कार्टिलेजेस, यस हाइलीन कार्टिलेजेस आर डेफिशिएंट ऑन दी, लिख सकता हूँ पोस्टीरियर साइड। ये किस साइड पे डेफिशिएंट होती है? पोस्टीरियर। तो MCQs में आएगा हाइलीन कार्टिलेजेस एंड द ट्रेकिया आर डेफिशिएंट इन डैश, इंटीरियर, मीडियल, लेटरल के पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड पे। क्लियर है जी। अब इसका भी बताता हूँ प्रैक्टिकल, ये भी किताबों में नहीं है लेकिन अपना क्लिनिकली प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ENT के अंदर हम एक काम करते थे जनाब, व्हेन वी वाज इन मर्दान, ठीक है ना, क्योंकि मर्दान में मैंने ENT में 8 महीने काम किया था, डेली 200 पेशेंट देखते थे हम, ठीक है। तो हाँ जी, उधर टॉन्सिलेक्टोमी, थायराइडेक्टोमी ये सब कुछ किए है, ठीक है ना। तो असल में उधर हमारा एक प्रोफेसर था ना, his name was इमाद हमीद से, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी भी है। उसने मुझे कहा था कि यार आज सर्जरी करते हैं। हम सर्जरी के लिए गए, उसने मुझे कहा यार कि जो कार्टिलेज इस ट्रेकिया के ऊपर, क्योंकि ENT में थ्रोट भी आता है ना, उसने कहा जो कार्टिलेज है ये पीछे से डेफिशिएंट है, बिल्कुल सर्जरी में आप लोग देखेंगे। उसने कहा इसकी रीज़न क्या है? आई डोंट नो दैट टाइम, सही बात यार मुझे नहीं पता था यार, इंटर्निस्ट थे ना, लेकिन अब तो पता चल गया है। देखिए मेडिकल फील्ड एक चेन है, कुछ चीज़ मैं किसी से सीखूँ तो कुछ चीज़ आप लोग मुझसे सीखें, आप लोगों से कुछ और सीखें, ये इस तरह चलता रहता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं कर रहा हूँ कि कार्टिलेज जो है वो ट्रेकिया की बैक साइड पे डेफिशिएंट क्यों होती है? एक क्वेश्चन है ना कि भाई कार्टिलेज को अल्लाह ने तो पूरा भी बनाया हो सकता था ना, लेकिन ये पीछे से क्या है? डेफिशिएंट है। द रीजन इज कि ट्रेकिया के जस्ट पोस्टीरियरली वी हैव अ फूड पाइप व्हिच इज एसोफेगस। वो क्या है? एसोफेगस। अभी मैंने बताया था कि एसोफेगस पीछे है, इसके सामने क्या है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का कौन सा पार्ट एसोफेगस को फेस करेगा? पोस्टीरियर। तो कभी कभार हम जल्दी से ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा मैसिव बोलस हम लेते हैं, एसोफेगस इज अ मस्कुलर फूड पाइप, तो उसमें एक डायलेशन कंस्ट्रक्शन आती है कि नहीं? जब आप ज़्यादा फूड जल्दी खाएंगे, ज़्यादा नवाले लेंगे तो एसोफेगस बिकम डायलेटेड और कंस्ट्रक्ट डायलेट। तो डायलेशन के लिए बैक साइड पे ट्रेकिया की स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए या कम? इसलिए कार्टिलेज इज डेफिशिएंट ऑन द बैक साइड ऑफ ट्रेकिया। ये भी क्वेश्चन है, क्लिनिकल एमसीक्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रेकिया की बैक साइड पे कार्टिलेज होती तो वो एसोफेगस को डायलेट होने नहीं देता, एंड ऑल द टाइम द फूड विल बी स्टक इन एसोफेगस एंड देयर विल बी कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है ना। इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल एसोफेगस ऐसा है और इसकी बैक साइड ट्रेकिया है तो ट्रेकिया की कार्टिलेज बैक पे इसलिए डेफिशिएंट है ताकि वो इनफ स्पेस प्रोवाइड करे फॉर द डायलेटेशन ऑफ एसोफेगस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ द फूड। क्लियर है जी। तो ये पॉइंट आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकली बताया है, ये बुक में नहीं है, याद रखना है। नहीं, एसोफेगस कैन नॉट प्रेशर ऑन द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है ना, इसकी ये जनाब फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक है, लेकिन इसकी बैक पे क्या पड़ा है? एसोफेगस है। अगर ये इस तरह होता, ये कार्टिलेज इस पे होता तो फिर स्पेस उसके लिए कम होता। अगर ये नहीं है तो स्पेस थोड़ा ज्यादा है, तो ट्रेकिया की बॉडी को टच नहीं करता, लेकिन कार्टिलेज ना होने की वजह से एसोफेगस की डायलेशन अच्छी तरह होती है। लेकिन वो जब तक पैथोलॉजी ना हो, जब तक एसोफेजियल स्ट्रक्चर ना हो, एसोफेजियल डायलेटेशन ना हो, तब तक वो ट्रेकिया को कंप्रेस नहीं कर सकती। ये फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बात समझ आ रही? तो मैं सिर्फ ये बात आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि देयर इज अ ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक है, अल्लाह की हर एक चीज़ में कुदरत है। यहाँ पे अल्लाह ने अगर कार्टिलेज बैक साइड पे नहीं बनाई है, इसमें भी एक कुदरत है। वो ये है कि वो एसोफेगस को फुल डायलेट होने के लिए मौका देता है। क्लियर है? ओके। फ्रेंकली स्पीकिंग, जो सी शेप और यू शेप की बात है ना, ये कभी कहीं पे भी एग्जाम में नहीं आने वाली बात है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है, एक नॉलेज वाला पॉइंट है। लेकिन अगर आज की बात सी शेप यू शेप कंट्रोवर्सी बेसिस पे अगर दोनों है तो सी शेप इज मोस्ट प्रेफरेबल। लेकिन वो प्रैक्टिकली बात पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि डेफिशिएंट किस साइड पे होता है। वाई? क्योंकि इसमें हिकमत है, इसमें रीज़न है।
ये सुफेगस के लिए मेन पॉइंट है। क्लियर है जी। तो छोटी छोटी पॉइंट्स आप लोग जिंदगी में न किताबों से सीख सकते हैं न दोस्तों से, ये टीचर से लोग सीखते हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इसलिए पॉइंट क्लास में जो चीज़ समझी और पढ़ाई जाती है वो अपने लिए 20 घंटे पढ़ने से बेहतर होता है, याद रखें, ठीक है ना। मैं हर एक बंदे को एक बात कहता हूँ कि वी ऑल आर डॉक्टर, वी ऑल आर सेम। मैं और आप लोग बिल्कुल एक कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन अगर ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो मेरा इसके ऊपर आप लोगों से इस टाइम ज़्यादा कमांड है। तो इसका मतलब कि ये टॉपिक मैं आप लोगों को आधे घंटे में पढ़ाकर आप लोगों को 3-4 किस्म की बुक इस टॉपिक के से क्लियर कर सकता हूँ आधे घंटे में। लेकिन अगर ये टॉपिक आप लोग खुद पढ़ेंगे, भाई ये 3-4 जितने भी मटेरियल मैंने पढ़ा इससे ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन आधे घंटे की बजाय आप उस पर 5 घंटे लगाएंगे। एंड टाइम इज़ मनी, सही है, टाइम इज़ मनी। दोज पीपल हु सेव द टाइम वेरी सक्सेसफुल। तो क्लास आने का यही फ़ायदा है, यही मतलब है कि सर वी आल्सो डॉक्टर, वी आल्सो नो, बट ट्राई टू, वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर देना, कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देना। वरना ये चीज़ तो आप लोग भी कर सकते हैं, यू पीपल आर डॉक्टर्स यार, यू आर प्रोफेशनल लोग, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कैसे करना है, डायरेक्शन क्या है, क्या करना है। बहुत सी चीज़ें अगर आप लोगों को पता है, मैं भी आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल ही ना हो फिर भी फ़ायदा नहीं। इसलिए यहाँ पे आने का मतलब है कि सर डायरेक्टेड द पॉइंट विच वी विल बी फेस इन द एग्जाम एंड टेल सम क्लिनिकल पॉइंट विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक। अगर एक बंदे एकेडमी कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, एक नहीं कर रहे वो बुक पढ़ रहे और आप कर रहे हो एकेडमी, आपको जो अभी पॉइंट मैंने बताया है वो ना एकेडमी वाले बंदे को नहीं आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। समझ आ गई। कल को ये पॉइंट एग्जाम में नहीं आएगा स्टेप 1, 2, 3 में, ये पॉइंट हाउजाब के दौरान ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी पूछा जाएगा। और अगर एमओटीएमओ के सामने आप लोगों ने जवाब दिया, यू पीपल विल बी द हीरो फ्रॉम दैट डे। ये रियल बात है। प्रैक्टिकली भाई एक एमसीक्यूज का आंसर देना प्रोफेसर को, इंसान की जो इज्जत बनती है ना वार्ड में, वो हमें पता है, सही है ना। हर एक बंदा आपका वेट करेगा कि भाई, कभी कभार इंसान सोचता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस एक पॉइंट था, अब सारे लोग आप लोगों से सीखने को तरसते हैं। तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, हर एक चीज गेन किया करे। क्लियर है। क्वेश्चन नहीं, because it is bounded by cartilages. These cartilages can hold the trachea fixed. इनने ट्रेकिया को फिक्स रखा है टू प्रिवेंट कोलैप्स। ये कार्टिलेजेस का मतलब ये है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी एंड कीप द ट्रेकिया ओपन फॉर एयर, बट इट कैन नॉट अलाउ द ट्रेकिया टू बी डायलेटेड। क्लियर है। इसलिए तो इसके सी शेप क्या है, कार्टिलेजेस है। क्लियर है जी। ब्रोंकोडायलेटर इज अनदर थिंग, वो ट्रेकिया की ब्रांचेज है। इट इज अ मस्कुलर इन शेप, इट इज प्रेजेंट इन द लंग, so that because it contain beta 2 receptors but trachea has no receptors. Clear है, it is the only event pipe. Okay जी, next another MCQs, इधर देखें, यहाँ पे एक और MCQs है। ट्रेकिया इज a continuation of at the level of, ये 2 MCQs है, ठीक है। देखे यहाँ पे जो थ्रोट है ना, थ्रोट, फेरिंग्स का नाम सुना है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एज वेल एज जीआईटी सिस्टम। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोग। इधर देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इधर देखें सारे, यहाँ पे ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेरिंग्स। इसको क्या कहते हैं, लेरिंग्स, ठीक है। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेरिंग्स, इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स। तो देखिए एक ये जो मैंने बनाए हैं ना, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स एंड दैट इज कॉल्ड लेरिंग्स। दिस लेरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड। इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड विच प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। इसलिए उसको हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये दोनों, एक लेरिंग्स से और एक फेरिंग्स से, इस तरह ये दोनों थ्रोट के अंदर नीचे जाते हैं। जब ये दोनों नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक कार्टिलेज का सामना करता है, एक कार्टिलेज से दोनों गुजरते हैं। ये एमसीक्यूज है। द कार्टिलेज फ्रॉम वेयर फेरिंग्स एंड लेरिंग्स विल बी पासेस इन द थ्रोट इज कॉल्ड क्रीक्वाइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, क्रीक्वाइड कार्टिलेज। जो लोग सर्जन बनना चाहते हैं ना, दिस कार्टिलेज विल बी इन योर फिंगर टिप।
ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्टिलेज इन द थ्रोट फॉर सर्जरी। कौन सी कार्टिलेज बताई है? क्रीक्वाइड कार्टिलेज। अब देखें ये कौन सी चीज आ रही है? लेरिंग्स। ये कौन सी चीज आ रही है? जब लेरिंग्स किस कार्टिलेज को क्रॉस करे तो इसका नाम बन जाता है ट्रेकिया। लेरिंग्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेकिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लेरिंग्स एट द लेवल ऑफ क्रीक्वाइड कार्टिलेज। देखे ट्रेकिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लेरिंग्स एट द लेवल ऑफ, दिस इज द आंसर, क्रीक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है और इसने किसको क्रॉस किया? इसको फिर एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फेरिंग्स एट द लेवल ऑफ क्रीक्वाइड कार्टिलेज। लेकिन बताए, हाँ जी, ये नेक में होता ही है, ठीक है, नेक में होता है। ये क्रीक्वाइड कार्टिलेज ऊपर होता है। ये तो एडम एप्पल है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके डीपली जो स्ट्रक्चर है, हम हेड एंड नेक में इसके और मजीद पढ़ाई करेंगे, लेकिन याद रखें सुपरफिशियली द लैंडमार्क, सर्जिकल लैंडमार्क फ्रॉम वेयर ट्रेकिया स्टार्ट इज क्रीक्वाइड कार्टिलेज एंड द सर्जिकल लैंडमार्क फ्रॉम वेयर एसोफेगस स्टार्ट इज क्रीक्वाइड कार्टिलेज। अब इधर देखें, एक बंदे को लेरेंजाइटिस है या लेरेंजियल सीए, सीए स्टैंड फॉर कार्सिनोमा, कैंसर, लेरेंजियल सीए, फेरेंजियल सीए, ट्रेकियल प्रॉब्लम, एसोफेजियल सीए, इस तरह है कि नहीं? कैंसर किसी का भी हो सकता है। अगर एक सर्जन ने कैंसर में या बायोप्सी लेनी है या कैंसर सेल को रिमूव करना है लेयरिंग से, तो सबसे पहले जो सर्जन है वो किस कार्टिलेज को पॉइंट करते हैं? क्रीक्वाइड। तो क्रीक्वाइड कार्टिलेज के ऊपर ऊपर अगर हम जाएंगे तो या लेयरिंग्स के साथ बात हो गया फेरिंग्स, और इसके नीचे या ट्रेकिया हो गया एसोफेगस। तो सिर्फ ये एमसीक्यूज आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क इन द थ्रोट फॉर ट्रेकिया एंड फेरिंग्स, आंसर इज क्रीक्वाइड कार्टिलेज। क्लियर है? और एक है इस क्रीक्वाइड कार्टिलेज और इसके साथ थायराइड ग्लैंड होते हैं। ट्रेकिया के दोनों साइड क्या ग्लैंड होते हैं? थायराइड। इस क्रीक्वाइड कार्टिलेज और थायराइड ग्लैंड के दरमियान एक मसल होता है, उसको क्रीकोथायराइड मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीकोथायराइड। वो हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो एमसीक्यूज आता है। फेरिंग्स एट द लेवल ऑफ क्रीक्वाइड कार्टिलेज, सेम, ठीक है ना, ये भी जनाब इसके जिम्मे पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट आप लोग देखें ना, जो ट्रेकिया है, ये तो मैंने बताया था कि जो एडल्ट लोगों में ट्रेकिया है वो जनाब 13 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। कितना? 13 सेंटीमीटर। ट्रेकिया जनाब जब नीचे आती है ना, नीचे ट्रेकिया, और ये जनाब किस लेवल पे आती है? L4। तो यहाँ पे ये डिवाइड होती है कितने में? 2। दीज आर कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकस या प्राइमरी, लेफ्ट प्राइमरी एंड राइट। लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रेकिया 2 में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैरिना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैरिना। एट द लेवल ऑफ L4 तो है, लेकिन स्पेसिफिकली वो पॉइंट जहाँ पे ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ L4 राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होगी, उसको क्या कहते हैं? कैरिना कहते हैं। बात समझ आ गई? दिस इज द पॉइंट। सो कैरिना इज द पॉइंट इन द नेक वेयर ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये ब्रोंकस राइट लंग्स को हो जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग हो जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि ब्रोंकस भी पढ़ेंगे। तो ब्रोंकस हम पढ़ेंगे कि इसकी फिर कौन सी ब्रांचेज है, फिर लंग्स में एल्व्यूलाई क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एक और एमसीक्यूज ऐड कर दे कि जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया इसके अंदर जनाब एपिथेलियल लाइनिंग होती है। ट्रेकिया के अंदर क्या होती है? ये हिस्टोलॉजी का एमसीक्यूज है। द एपिथेलियल लाइनिंग इन द ट्रेकिया इज, हाँ जी, सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन सी? सिलिएटेड। इस ट्रेकिया के अंदर इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिर इट्स कॉल्ड सीलिया। इसको क्या कहते हैं? सीलिया। ये सीलिया इस तरह बीटिंग करती है। अगर कोई चीज़ फॉरेन मटेरियल ट्रेकिया में आ भी जाए तो इस सीलिया की वजह से ये हम बाहर निकाल जाते हैं। दैट इज अ गुड एक्शन और बैड? इट इज अ गुड। लेकिन एक पॉइंट याद रखें, अगर ये सीलिया ऐसा है ना, ये किसी बैक्टीरिया को अप करे तो नीचे आने से फिर तो नीचे कर सके ना, मतलब अप डाउन से तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन इसकी मूवमेंट ऐसी नहीं है। अगर ये एक सीलिया है ना, इसने बैक्टीरिया को मुंह की तरफ अपवर्ड धकेल दिया तो फिर इस तरह रोटेट होकर ये सीलिया दोबारा अपने लिए पुश के लिए आती है। मतलब ये है
कि ये सीलिया इस तरह अप डाउन मूवमेंट नहीं करती, फिर तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर इसने बैक्टीरिया को ऊपर किया यहाँ से फिर नीचे भी किया, ये इस तरह अपवर्ड मूवमेंट करके रोटेशन क्लॉकवाइज करके फिर अपवर्ड इस तरह फ्लिप होती है। इसका मतलब ये है कि एक क्लिक की जरिए, ये एक क्लिक मूवमेंट है, 2 क्लिक मूवमेंट नहीं है, एक क्लिक मूवमेंट है, फिर रोटेशनल मूवमेंट है, फिर एक क्लिक है। तो यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है सीलिया की। और इस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट की वजह से अगर कोई बैक्टीरिया या नॉन वांटेड मटेरियल ट्रेकिया में आ भी जाए तो वो इस सीलियरी मूवमेंट की वजह से बाहर हम निकाल देते हैं। क्लियर है? दूसरी कफ के जरिए, ठीक है। लेकिन इसमें लेके सीलिएटेड एपिथेलियम, ये पॉइंट याद रखें, सीलिया है इसमें, सीलिएटेड एपिथेलियम। लेकिन एक पॉइंट याद रखें, हाँ ओके, आता हूँ, इसको डिस्कस करूंगा आगे। आप लोग सीलिएटेड एपिथेलियम लेके, फिर केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज अलग बात है, वो बताएंगे। पहले सीलिएटेड एपिथेलियम लेके, इसके अंदर सीलिया है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, तो गुड फॉर द बॉडी। फिर इस ट्रेकिया के अंदर याद रखे गोबलेट सेल्स होते हैं। वेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस म्यूकस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या है? इट इज सिक्रीशंस, ये फ्लूइड है, सिक्रीशन है। जब गोबलेट सेल से क्या आएगी? म्यूकस ज़्यादा आएगी, तो वो म्यूकस क्या है? स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है। कोई बैक्टीरिया वायरस हो तो अपने हिसाब से क्या करता है? स्टिक करता है, और फिर ये म्यूकस हम किसके जरिए बाहर निकालते हैं? कफ के जरिए। तो इट इज गुड और बैड? इट इज गुड थिंग। दो बातें, एक तो म्यूकस की वजह से वो ट्रेकिया को लुब्रिकेट रखता है, ट्रेकिया को ड्राई होने से बचाती है। दूसरी बात कि इस गोबलेट सेल से जो म्यूकस आता है उसमें स्टिकीनेस प्रॉपर्टी होती है, तो बैक्टीरिया वायरस को अट्रैक्ट करके बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी बात है कि इस म्यूकस की वजह से जो एयर हम सांस लेते हैं उसकी फिल्टरिंग करती है, ह्यूमिडिफिकेशन के काम करती है, ठीक है। तो ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया की फंक्शंस कौन कौन सी है? नंबर 1, ट्रेकिया इज अ वेंट पाइप विच कैन कैरी गैसेस। नंबर 1, ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया, इसकी और फंक्शन क्या है? इट आल्सो कनेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होती है, माउथ से, इसके बाद नेजोफेरिंग्स आएगा, फिर जनाब लेरिंग्स, तो लेरिंग्स के बाद क्या स्टार्ट होता है? ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद क्या स्टार्ट होता है? ब्रोंकस। इस लेरिंग्स के एंड तक क्रिकाइड कार्टिलेज, इससे ऊपर माउथ तक जितना भी हिस्सा है दे आर कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इससे नीचे जितना भी है दे आर कॉल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये भी हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि अपर URTI क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है और लोअर क्या है, ठीक है। दूसरी बात याद रखें कि इस ब्रोंकस की वजह, म्यूकस की वजह से जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको हम बाहर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कफ रिफ्लेक्स। किसकी वजह से? कफ रिफ्लेक्स की वजह से। फिर इस ट्रेकिया जनाब, ये ट्रेकिया खत्म हो जाती है तो ट्रेकिया के नीचे फिर जनाब क्या स्टार्ट हो जाती है? शाबाश, हाँ, यस, ब्रोंकस। और दूसरी बात, कभी कभार अगर एक बंदा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लग गया, ठीक है भाई, उस बंदे की बहुत बुरी हालत है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसको बचाने के लिए सबसे इनिशियल जो हमने पॉइंट करनी है, फर्स्ट स्टेट, दैट इज सिक्योरिंग द एयरवे। इसकी क्या सिक्योर करना है? एयरवे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, अगर वो करके फिर माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं, ये भी नाम सुना। अगर एक बंदा है उसको हम पाइप पास नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, क्या कहते हैं? ETT का नाम सुना है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो फिर उस बंदे की डायरेक्ट इमरजेंसी में हम यहाँ पे कट लगाते हैं और ट्यूब यहाँ से पास करते हैं। अगर एक बंदा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगा है, इधर देखे, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगा है, इसकी ये पूरी जो है ना, इसको कहते हैं मैक्सिलरोफेशियल एरिया, मैक्सिलरोफेशियल एरिया, ये मैक्सिलरोफेशियल एरिया पूरा जो है ना डैमेज हुआ है, आप उसको पाइप नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट तरीका है कि हम डायरेक्ट किस में पंक्चर करें? यहाँ पे थ्रोट में, ट्रेकिया में, और पाइप को नीचे ले जाए और फिर वो ड्रेन लगा दे। इसको कहते हैं कि पासिंग अ पाइप डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेकिया इज कॉल्ड ट्रेकियोस्टोमी। क्या कहते हैं? ट्रेकियोस्टोमी। या ये सर्वाइकल वर्टेब्रा है, कौन सी है? सर्वाइकल। याद रखे, क्वेश्चन याद रखे कि भाई अगर आपने पाइप पास करना है अस्पताल में किसी को, एंडोट्रेकियल ट्यूब,
एंडो मीन इनसाइड टू द माउथ, ट्रेकियल मीन टू पुट इन द ट्रेकिया। तो याद रखे आप लोगों ने पेशेंट की जो पोजीशन है, इसकी चिन को पकड़कर ऊपर करना है, इसको अप थ्रस्ट कहते हैं या अपवर्ड पोजीशन कहते हैं। अगर आप उसकी ये मुंह जो है ना ऊपर करते हैं तो जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इट बिकम वेरी वर्टिकल, तो फिर ट्यूब पास करना क्या होता है, आसान होता है। याद रखें, देखिए जब हम ट्यूब पास करते हैं ना, कैसे पास करते, कब करते हैं, किन किन हालात के जरिए करते, ये सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं यूएसबी में। इसमें हम चलाएंगे स्टेप 3 का गेम है, ये आप लोगों को स्टेप 3 में बताएगा कि ये ट्यूब है, ये सामने डमी पड़ी है, करके दिखाए, इस तरह होता है स्टेप 3 में। तो ये पॉइंट याद रखे कि जो ट्यूब है ना, ट्यूब एक तो ट्यूब पकड़ने का तरीका आना चाहिए, ट्यूब का फर्स्ट एंड लास्ट एंड का पता होना चाहिए। इट इज अ कर्व ट्यूब, क्या होता है, कर्व ट्यूब, इसमें बेलून होता है। दूसरी बात यह है, लेरिंगोस्कोप का नाम सुना है, लेरिंगोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पे हम टंग को नीचे करते हैं। अगर आप टंग को नीचे प्रेस करेंगे ना तो एरिया क्या हो जाएगा, ओपन, और आप लोगों को ट्रेकिया नजर आना शुरू हो जाएगा। कभी कभार लेरिंगोस्कोप का इस्तेमाल ना करते हुए हमें ट्रेकिया का अंदाजा नहीं होता और गलती से हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को एसोफेगस में रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं, एसोफेगस। गलती से जा सकता है कि नहीं, या गलती से हम एसोफेजियल रप्चर कर देते हैं। इसलिए जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, पहले लेरिंगोस्कोप को इस्तेमाल करके ट्रेकिया को मालूम करें कि ट्रेकिया कौन किधर है। फिर जब ट्रेकिया एक हाथ से मालूम करेंगे, दूसरे में हम ट्यूब को क्या करेंगे, डाल देंगे। यही एक बंदा है, वो ऐसा एक्सीडेंट में लगा है कि इसकी जो नियर बाई सड़क की जितनी भी रेत है उसकी मुंह में जा चुकी है, उसका मुंह इतना फूला हुआ है और जगह जगह पे इसकी लोअर जॉ पूरा उधर पड़ा है। तो आप उसको ट्यूब लगा सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, नो, लेकिन बंदे को बचाना भी है तो हमने ट्यूब लगाना है या डायरेक्ट ट्रेकिया को पंक्चर करना है, ट्रेकिया, दैट इज ट्रेकियोस्टोमी। अब ट्रेकिया को पंक्चर किन जगह पे करेंगे तो सक्सेसफुल होगी, याद रखें जो ट्रेकियल कार्टिलेज है रिंग शेप की, सी शेप की, इसको ट्रेकियल रिंग कहते हैं। तो याद रखें, तो ट्रेकियोस्टोमी अकर एट द लेवल ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, ये भी एमसीक्यूज है। वैसे तो 1 से लेकर 20 तक होते हैं ना, तो अपर पार्ट में करेंगे या नीचे, अपर, इसलिए जितना उसकी अपर पार्ट में होगी उतना नीचे लंग्स को इंजरी के चांसेस कम होती है। तो ये एमसीक्यूज आखिरी लिख ले कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विल पास एट द लेवल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स, याद रखें, ठीक है। हाँ जी, उसको फिर लेफ्ट लेटरल में डाल के उसको ट्रेकिया को पंक्चर करेंगे। लेकिन और बात, एक बंदा है एमसीक्यूज में, भाई वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगा है या ऊपर से गिर चुका है, उसकी माउथ एवरीथिंग इज ओके, लेकिन स्टिल वी डोंट नॉट वांट टू पुट एंडोट्रेकियल ट्यूब। किस कंडीशन में, माउथ ठीक है, मैक्सिलरी एरिया ठीक है, रेत वगैरह कुछ गंदगी, कुछ डस्ट वगैरह भी नहीं है, फिर स्टिल वी वांट टू ट्रेकियोस्टोमी दैट पेशेंट। याद रखे, ट्यूब पास करना तब होगा जब हम पोजीशन क्या बनाएंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड बनाएंगे। और याद रखे, द इंजरी विच इज अकरिंग टू द स्पाइनल वर्टेब्रा, सर्वाइकल वर्टेब्रा डैमेज है, और अगर उसको आप अपवर्ड करेंगे तो ये डैमेज मजीद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सर्वाइकल एरिया पे जो फाइबर निकलते हैं ब्रेन से, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ होल अपर लिम एंड लोअर लिम। तो अगर आप बंदे को ऐसा करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसकी इंजरी अगर मजीद बढ़ गई तो ये बंदा पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकता है। तो इस याद रखें एमसीक्यूज कि प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा या स्पाइन कैन काज हाउ मेनी लिम्ब पैरालिसिस, ऑल लिम्ब पैरालिसिस। क्वाड्री का मतलब क्या है, 4, इसको क्वाड्री पैरालिसिस या क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। तो एक तो ये है कि अगर आपको डेंटल कोई सर्जरी, डेंटल कोई ट्रोमा है या कोई ऐसी ट्रोमा है जिसमें आपको ट्यूब पास करना ना कर सके, मतलब ट्यूब आप पास करना चाहते लेकिन द पेशेंट कंडीशन डू नॉट अलाउ टू पास, या तो मुंह में बहुत सा रेत है या ये पूरा एरिया उसका जो है ना फ्रैक्चर्ड हो चुका है, आपको अंदाजा नहीं होता कि कहाँ से ट्यूब पास करे, और या उस कंडीशन में ट्यूब नहीं पास करते जब कौन सी सर्वाइकल एरिया को फ्रैक्चर हो, क्योंकि इस फ्रैक्चर में हम हेड मूवमेंट भी नहीं अलाउ करते, इसलिए तो लोगों को हम ब्रेस देते हैं। वो कॉलर ब्रेस देखा होता है कि नहीं, ये कॉलर ब्रेस इसलिए देते हैं ताकि इसकी जो वर्टेब्रा है सर्वाइकल वो स्टैटिक रहे एक जगह पे। अगर ये थोड़ी बहुत भी हिल चुकी होती तो इसमें पैरालिसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड डिसेबल पर्सन फॉर एवर, ठीक है ना। तो याद रखे, कभी कभार याद रखे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी हो और यहाँ उसकी थ्रोट भी खराब है,
लेकिन आप ट्यूब पास कर सकते हैं, फिर करोगे कि नहीं? मतलब थ्रोट में आपको ट्रेकिया का अंदाजा नहीं है, भाई उसकी थ्रोट इंजरी है, सर्वाइकल स्पाइन भी गई है, लेकिन ट्यूब आप पास करना चाहते हो माउथ से तो करोगे? हम करेंगे, बिकॉज अगर हम ये ना करें पेशेंट मर सकता है, और अगर ये हम करें तो पेशेंट क्या हो सकता है? डिसेबल। सो वी डोंट केयर अबाउट ऑर्गन, वी केयर अबाउट लाइफ ऑफ पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो ऑर्गन को नहीं, वो लाइफ को देखते हैं। भाई पेशेंट विल बी डिसेबल बट ही विल सर्वाइव, लेकिन अगर मैं ये काम ना करूं, पेशेंट डिसेबल क्या, वो मर जाएगा। तो डॉक्टर्स आर ऑलवेज केयर अबाउट द लाइफ, नॉट केयर अबाउट द ऑर्गन। ब्रेक करे शाबाश। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्री किलरिंग। ब्रेक करे शाबाश।